नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। हिस्ट्री सीरीज को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सारे एग्ज़ामों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है, तो आप लोग रेगुलर इस सीरीज को फॉलो करते रहें। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? वकाटक, इक्ष्वाकु, शक, इसके अलावा है खारवेल। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, इक्ष्वाकुओं की अगर हम लोग शासन की बात करें तो उनका शासन देखा जाए तो कृष्णा नदी घाटी के आसपास, खासकर कृष्णा नदी घाटी के पूर्वी क्षेत्रों की तरफ फैला हुआ था, और इनकी राजधानी विजयपुरी हुआ करती थी। इनका अन्य भी नाम था, जैसे कि आंध्र इक्ष्वाकु हो गया, विजयपुरी के इक्ष्वाकु, ऐसे सारे नामों से इनको जाना जाता है। अगर इनके धर्म की बात करें तो बेहद मात्रा में इन लोगों ने शैव धर्म को अपनाया हुआ था, और इसके साथ साथ जो भी वैदिक संस्कार था, ट्रेडिशन था, उसको भी ये लोग फॉलो कर रहा था। वकाटक को भी हम लोग देख लेते हैं। वकाटक देखा जाए तो इनके पूर्वज और कोई नहीं है बल्कि सातवाहन शासक ही थे। पूर्वज के रूप में सातवाहन शासक ही थे। इस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति के द्वारा की गई थी। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे शकों को, तो इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट शासक है, जैसे कि शक शासक रुद्रदमन का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इसके अलावा शक और कुषाणों ने गांधार शैली को बड़े ही मात्रा में संरक्षण दिया। लास्ट में है यहाँ पे खारवेल, जैसे कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक था उड़ीसा के क्षेत्रों के तरफ। जैन धर्म का अनुयायी, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म का अनुयायी था, और भुवनेश्वर के पास स्थित मोस्ट इम्पोर्टेंट हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल के बारे में, जो कि चेदी राजवंश से बिलोंग करता था, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य युग के दौरान अग्रोनोमोई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? अब मौर्य युग के दौरान देखेंगे तो बहुत सारे इस तरह के आपको फैक्चुअल जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यहाँ पे दिया गया है वजन और माप, प्रशासनिक प्रबंधन, सड़कों का निर्माण, और उसके बाद है राजस्व प्रबंधन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, अग्रोनोमोई का संबंध था यहाँ पे सड़कों का निर्माण। जो भी सड़कों का निर्माण करने वाला अधिकारी होता था उसी को बोला जाता था अग्रोनोमोई। जब भी हम लोग बात करते हैं, देखिए मौर्य साम्राज्य की जिसका संस्थापक खुद यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य था, जो अपने गुरु चाणक्य की मदद से किया हुआ था। इसी चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि सेंड्रोकोटस, इसके अलावा हो जाएगा एंड्रोकोटस। इसकी राजधानी हुआ करती थी यहाँ पे पाटलिपुत्र में, और इसी के समय ध्यान रखिएगा सेल्यूकस का जो एक दूत था मेगास्थनीज भारत आया हुआ था, और इस मेगास्थनीज के द्वारा भारत में जातियों की संख्या 7 बतलाई गई थी। इसके अलावा देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था, काफ़ी ही बड़ा था। जैसे कि पूर्वी क्षेत्र को यहाँ पे तोसली बोला गया, पश्चिमी क्षेत्र को यहाँ पे उज्जैन, और उत्तर में जो था तक्षशिला, और दक्षिण में हो जाएगा यहाँ पे स्वर्णगिरी। तो इन चारों क्षेत्रों को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसी को यहाँ पे पूरी तरीके से विभाजित किया गया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ पे एक तरफ है महाजनपद और दूसरे तरफ दिया है यहाँ पे राजधानी। तो देखिए, जब भी यहाँ पे
महाजनपदों का नाम आता है तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आपको हमेशा ध्यान रखना है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखेंगे तो कई सारे जनपद का उदय हुआ, जन से जनपद बना, बड़ा क्षेत्र है। अब कई सारे जनपदों को मिला के बड़ा बड़ा महाजनपद बनना शुरू हो गया। और उसकी जानकारी जैसे कुछ रिसोर्स हैं बौद्ध साहित्य के अंतर्गत देखा जाए, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत तो अंगुत्तर निकाय, इसके अलावा महावास्तु में। उसी तरीके से अगर हम लोग जैन साहित्य के अंतर्गत बात करें तो भगवती सूत्र में इन सारे ही महाजनपदों के बारे में आपको पूरी पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट महाजनपद दिया हुआ है, जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है मत्स्य। यहाँ पे दिया हुआ है मत्स्य, तो मत्स्य की राजधानी यहाँ पे हो जाएगी विराटनगर। और उसके बाद है कुरु की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। उसके बाद है यहाँ पे सूरसेन, इसकी राजधानी हो जाएगी मथुरा। और लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे अस्मक की राजधानी हो जाएगी, ठीक है, पोटली भी इसको बोला जाता है, पोटाली भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा A का 3 B का 4, A का 3 B का 4, ऐसा एक ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे C। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन को अभिकथन के रूप में और दूसरे को कारण के रूप में अंकित किया गया है। आप लोग जरूर समझ गए होंगे। कथन में दिया गया है कि हमें चोलों के बारे में उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में बहुत अधिक जानकारी है। दूसरा है यहाँ पे चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अपनी जीत का ऐतिहासिक पहचान देने वाले शिलालेखों को लिखने की प्रथा को अपनाया हुआ था। देखिए, जब भी चोलों की बात आती है तो चोल 2 समय आएंगे। एक तो संगम काल में चेर चोल पांड्या का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, लेकिन जब भी एक हम बड़े रूप में, एक बृहद रूप में चोलों की बात करते हैं तो फिर 9वीं शताब्दी के आसपास जिस चोल साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसमें एक से एक शासक हुए, उनका यहाँ पे जिक्र किया जाता है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिखा है कि हम चोलों के बारे में उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में बहुत अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अपनी जीत का ऐतिहासिक पहचान देने वाले शिलालेखों को लिखने की प्रथा को अपनाया था। बिल्कुल ही यहाँ पे देखा जाए तो जो कारण है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, चूँकि चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर लंबे शिलालेख लिखाने की प्रथा को अपनाया हुआ था, जिससे उनके विजयों का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। यही कारण है, देखिए, कि हम चोलों के बारे में उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में, अर्थात पीछे क्या थे, वे कैसे थे, वहाँ पे उतनी फुल डिटेलिंग नहीं हो पाती है जितना कि 9वीं शताब्दी में जिन चोलों का उदय हुआ वहाँ पे हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। चोल साम्राज्य की अगर हम लोग बात करें तो इसके संस्थापक हो जाएगा विजयालय कोई और नहीं था बल्कि अभी पल्लव का समन था। चोलों के अंतर्गत कुछ प्रमुख शासक हैं, जैसे कि राजराज और इसी राजराज का पुत्र होगा राजेंद्र प्रथम। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक हैं चोल साम्राज्य के अंतर्गत। चोलों का जो राजनीतिक और औपचारिक जो केंद्र तंजावुर हुआ करता था, यही तंजावुर में देखेंगे तो बड़ा जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, इसी तंजावुर में स्थित है। चोलों ने खुद को सूर्य वंश से जोड़ा हुआ था, सूर्य वंश से जोड़ा हुआ था। और चोलों ने पूरा अपना साम्राज्य विस्तार किया हुआ था, जैसे कि गुजरात, मालवा, दक्कन, इसके अलावा बाहर भी इंडोनेशिया हो गया, लक्षद्वीप, मालदीव, श्रीलंका, इन सारे क्षेत्रों में अपना साम्राज्य विस्तार किया था। देखा जाए पूरे बंगाल की खाड़ी में तो चोल इन सारे क्षेत्रों में मौजूद थे। और बंगाल की खाड़ी को यहाँ पे बोला जाता है कि बिल्कुल चोल झील जैसे हो गई थी, क्योंकि वे अपनी शक्तिशाली नौसेना के साथ इन क्षेत्रों पर पूरी तरीके से हावी थे। सिलोन, इधर श्रीलंका को पूरा यहाँ पे जीत ही लिया था, इधर मालदीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, देखा जाए तो आसपास के क्षेत्रों को पूरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ था। कन्याकुमारी से बंगाल तक के पूरे तट को, ये जो पूरा तट दिखाई दे रहा है, उस समय चोल मंडल बोला जाता था, चोल मंडल। इसी चोल मंडल का नाम आगे देखेंगे तो यहाँ पे कोरोमंडल कर दिया गया,
कोरोमंडल। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कैसे इतिहास आज वर्तमान जो भी शब्द है, जो भी रूपरेखा है, इससे यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। चोल मंडल से हो गया कोरोमंडल। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वविद ने पहली बार भीमबेटका गुफाओं का दौरा किया और इसके शैल चित्रों का प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? नंबर 1 है यहाँ पे माधव स्वरूप वत्स, HD संकलिया, VS वाकड़कर। इसके अलावा है VN मिश्रा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे C, VS वाकड़कर। देखिए भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और डॉक्टर VS वाकड़कर के द्वारा 1958 में इसकी खोज की गई थी। भीमबेटका का सिंपल सा अर्थ है यहाँ पे भीम का बैठने का स्थान, भीम का बैठने का स्थान। इसमें जो भी यहाँ पे खासकर रेखीय चित्र मिले हैं, चित्रकला, ठीक है, रेखीय चित्र ही जनरली ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है आपको, और सब के सब ये पूरा पाषाण काल के मौजूद हैं। 2003 में इन गुफाओं को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया था। यहाँ पे दिया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ हड़प्पा स्थल है और दूसरे तरफ दिया हुआ है यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बालू। ध्यान रखेंगे रेत की बात नहीं की जा रही है, बालू एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, एक छोटा पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान में हरियाणा के कैथल शहर के दक्षिण में स्थित है। ध्यान रखिएगा कैथल शहर के दक्षिण में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है? तो वहाँ पाए जाने वाले पौधों के अवशेष मिले हुए हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पे लहसुन, लहसुन का शुरुआती प्रमाण इसी बालू वाले क्षेत्रों से मिलता है। तो यहाँ पे बालू का संबंध हो जाएगा यहाँ पे हरियाणा से। उसके बाद है मांडा, एक होता है मांडी जो कि उत्तर प्रदेश में है, मुजफ्फरनगर के आसपास, और एक है मांडा। मांडा का संबंध भी यहाँ पे हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर वर्तमान में जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो मांडा आपको प्रॉपर जम्मू में देखने के लिए मिल जाएगा जो कि एक हड़प्पा काल का पुरातात्विक स्थल है। इसके अलावा मांडा में कुसाड़ों की उपस्थिति भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कुसाड़ जो लोग थे, ठीक है, यहाँ भी लोग आया हुआ था, कुसाड़ों की उपस्थिति। नेक्स्ट है यहाँ पे पादरी। पादरी गुजरात का ये भी एक पुरातात्विक स्थल है और इस स्थान पर कठोर भंडारण जैसे कि जार और तांबे के हुक पाए गए हैं, जार और तांबे के हुक पाए गए हैं। लास्ट में है हुलास। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुलास से भी सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है। तो यहाँ पे आसानी से आप मैचिंग कर सकते हैं। बालू का संबंध हरियाणा, ए का हो जाएगा 3, ए का 3, ऐसा एक ही ऑप्शन है, देख पा रहे हैं आसानी से सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 दिया है मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, अबू जाइद, अल मसूदी तथा अल बरूनी द्वारा तैयार किया गया है। बिल्कुल करेक्ट है। संबलपुर की तीर्थ यात्रा सूर्य पूजा से जुड़ी हुई थी। दोनों का दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। देखिए जब भी बात की जाती है यहाँ पे मुल्तान के सूर्य मंदिर का, तो जो उल्लेख किया गया इन सारे ही लोगों के द्वारा किया गया। वेनसांग है, अबू जाइद, अल मसूदी, अल बरूनी, सबके द्वारा यहाँ पे किया गया है। अब संबलपुर की जो तीर्थ यात्रा सूर्य पूजा से जुड़ा हुआ है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। और जब भी देखिए सूर्य पूजा की बात आती है तो सूर्य मंदिर की भी बात आ जाती है। सूर्य मंदिर राजा नरसिंह देव द्वारा यहाँ पे कोणार्क में सूर्य मंदिर की यहाँ पे स्थापना किया गया था। एक्सला चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था, बिल्कुल यहाँ पे देखा जाए तो सही है। फ्रांसीसियों को यहाँ पे कह रहा है कि मद्रास, फ्रांसीसियों को मद्रास वापस यहाँ पे मिल गया था। आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं एक्सला-चैपल की संधि। अब इस संधि को आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, इस संधि का जो संबंध है प्रथम कर्नाटक युद्ध से है। प्रथम कर्नाटक युद्ध से टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 1740 से लेकर 48 तक चलता है, और इसी एक्सला-चैपल संधि के माध्यम से तब जाके प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो कर्नाटक यूरोपीय लोगों द्वारा कोरोमंडल तट और इसके भीतरी इलाकों को यहाँ पे दिया गया नाम था। अभी मैंने आपको ठीक है बताया भी था कि किस तरीके से चोल मंडल से कोरोमंडल हो गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध देखेंगे तो बेसिकली ये यूरोप का कारण था, जैसे कि ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार को लेके, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके मामला इतना अधिक मतलब तूल पकड़ लिया, जैसे कि फ्रांस चाहता था कि वहाँ का राजकुमार शासक बने, वहीं ब्रिटेन नहीं चाहता था। तो उसका विस्तार धीरे धीरे भारत में भी होने लगा, चूँकि भारत में भी यहाँ पे फ्रांसीसी और ब्रिटिश दोनों ही यहाँ पे मौजूद थे, तो यहाँ पे भी समस्या होने लगी। फाइनली इस समस्या का जो समाधान एक्सला-चैपल 1748 की संधि के माध्यम से ही यहाँ पे किया गया, जब पूरी तरीके से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मसला ख़त्म हो गया। इस संधि की शर्तों के तहत मद्रास को अंग्रेज़ों को वापस यहाँ पे सौंप दिया गया था। तो यहाँ पे दिया है फ्रांसीसियों को मद्रास वापस मिला था, ये गलत है। फ्रांसीसियों की जगह यहाँ पे हो जाएगा अंग्रेज़ों को। बदले में फ्रांसीसी ने उत्तरी अमेरिका में अपने क्षेत्र प्राप्त कर लिए। तो यहाँ पे भारत में फ्रांसीसियों ने अंग्रेज़ों को मद्रास दे दिया, और बदले में अमेरिका के क्षेत्रों की तरफ देखेंगे उत्तरी अमेरिका में, तो वहाँ पे उनको यहाँ पे फ्रांसीसियों का अपना क्षेत्र मिल गया था, खासकर थोड़ा कनाडा की तरफ वर्तमान में देखेंगे तो। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पे भी वही है, सूची 1 सूची 2। यहाँ पे देख पा रहे हैं ढेर सारा समाज का नाम यहाँ पे दिया गया। जैसे नंबर 1 है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हमेशा एक शहरी सभ्यता के रूप में रखा जाता है। जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, जॉन मार्शल के द्वारा। उत्तर वैदिक समाज, देखिए 2 समाज है, एक तो है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक समाज, उसके बाद है उत्तर वैदिक समाज। ठीक है, तो जब भी हम लोग यहाँ पे उत्तर वैदिक समाज की बात करते हैं तो पूरी तरीके से एक कृषि मूलक संरचना वाला समाज था, और जब हम ऋग्वैदिक समाज की बात करते हैं तो एक देहाती समाज के रूप में, अर्थात एक अच्छा शब्द हो जाएगा यहाँ पे, ग्रामीण समाज के रूप में पूरी तरीके से मौजूद था। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आएगा ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के बाद से आएगा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में जो भी ग्रामीण संरचना थी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कुल वगैरह का जो भी कॉन्सेप्ट आएगा यहीं से आएगा, और धीरे धीरे फिर उसका एक्सपेंड होगा, धीरे धीरे कृषि का यहाँ पे विस्तार होगा। उत्तर वैदिक काल तक आते आते देखेंगे तो समाज धीरे धीरे डाइवर्सिफाई मूलक हो जाएगा। समाज कई सारे जातियों में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, खासकर पूरी तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो जन्म के आधार पे बंटना शुरू हो जाएगा। वहीं ऋग्वैदिक समाज में जहाँ पे कर्म के आधार पे था, तो उत्तर वैदिक तक आते आते पूरी तरीके से ठीक है वंशानुगत हो जाएगा। मध्यकालीन युग में अब बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इसका संबंध जमींदारों से। बेहद ही आसान प्रश्न था, ए का 4 बी का 3, ऐसा एक ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। भारत में सिक्किम का विलय किसने किया हुआ था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डलहौजी के द्वारा किया गया था। डलहौजी के द्वारा सिक्किम का विलय किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कब विलय किया गया था। आपको सन बताना है, ईस्वी बताना है आपको कब किया गया था। इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सिक्किम में उस समय चोग्याल के द्वारा, चोग्याल लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा था।
लेकिन हुआ क्या, कुछ ऐसी घटनाएं घटती है। माना जाता है कि दो ब्रिटिश अधिकारियों को सिक्किम के शासक के द्वारा पकड़ लिया गया, कैद कर लिया गया, और डलहौजी ने शासक को संदेश भेजा कि जो भी तुमने हमारे 2 अधिकारियों को पकड़ा हुआ है उसको जल्द से जल्द रिहा कर दो। लेकिन सिक्किम के शासक ने रिहा करने से इनकार कर दिया और बदले में डलहौजी ने सिक्किम पे आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया देखिए, और सिक्किम को यहाँ पे पराजित कर दिया। और उसका एक बड़ा हिस्सा डलहौजी ने, ठीक है, ब्रिटिश भारत पे मर्ज कर लिया, मिला लिया। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करें, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे ख्याल से लगभग ये 1850 के आसपास है। डलहौजी जब है तो यहाँ पे वही टाइम पीरियड है। और आगे चल के भारत में कैसे विलय हुआ इसका तो देखेंगे तो 1947 में जब भारत आज़ाद होगा, खासकर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति के बाद, सिक्किम भारत का शुरुआती तौर पे एक संरक्षित राज्य के रूप में यहाँ पे बना हुआ था, मतलब भारत के संरक्षण में। आगे चल के 1975 में 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन यहाँ पे लाया गया और पूर्ण रूप से सिक्किम को भारत का राज्य बना लिया गया। यहाँ पे डलहौजी को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। डलहौजी के टाइम पीरियड की बात करें तो 848 से लेके 56 के बीच है। इसके समय भी बहुत सारे मेजर चेंजेज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि इसी समय देखेंगे तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध इसी के समय हुआ था और पंजाब का यहाँ पे विलय कर लिया गया था 1849 के आसपास। बर्मा और पंजाब का इसी समय यहाँ पे विलय किया गया था, ठीक है। दूसरा आंग्ल युद्ध में, ठीक है, पंजाब का विलय होगा और बर्मा का भी इसी समय विलय किया गया था। व्यपगत के सिद्धांत को डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था, जिसमें देखा जाए तो सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, इन सब का उसने विलय किया हुआ था। इसी के समय 1854 में वुड्स डिस्पैच आया हुआ था। वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच भी इसको बोला जाता है। और एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना इसी के समय हुई थी। एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना, और 1853 में जो रेल चलाया गया था इसी के समय चलाया गया था। तो ये सारी बातों को ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि किसी भी डायमेंशन से एग्जाम कोई भी सवाल पूछ दे। निम्नलिखित नेताओं में से किसने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में देखेंगे तो महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय सबने लिया हुआ था, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका नाम नहीं था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी को प्रतिनिधि नामित किया हुआ था, लेकिन गांधी के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पुरुष लोग भी गए थे और कुछ महिलाएं भी गई थी, जो बार बार इनका नाम पूछता है। पुरुषों में देखा जाए यहाँ पे तो 2 नाम काफ़ी फेमस है। एक तो है मदन मोहन मालवीय और दूसरा है यहाँ पे ए रंगास्वामी अयंगर। वही महिलाओं में देखा जाए तो सरोजिनी नायडू, बेगम जहां आरा शाहनवाज, इसके अलावा हो जाएगा राधाबाई सुब्बा राव। वही अगर हम लोग देखें यहाँ पे भारत सरकार के प्रतिनिधि बन के कौन गया था उस समय, भारत सरकार के प्रतिनिधि बन के जो गया था, सीपी रामस्वामी, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और दूसरा है यहाँ पे नरेंद्र नाथ लॉ। इसके अलावा है एम रामचंद्र राव। एक और सवाल पूछता है बार बार कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? बहुत फेमस नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा
तेज बहादुर सप्रू। यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं दी गई है, बहुत ही फेमस प्रश्न है, और आपको मैचिंग करना है कि ये व्यवस्थाएं भारत के किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था उस समय। नंबर 1 है यहाँ पे देखिए जजमानी व्यवस्था। जजमानी, तो जजमान हम लोग क्या करते हैं, जैसे उत्तर भारत की हम लोग बात करें तो रिस्पेक्ट देने के लिए, खासकर देखा जाए किसी के घर, ठीक है, कोई अगर उच्च कोटि का कोई आदमी आ रहा है तो फिर उसको, ठीक है, जजमान कह के ही यहाँ पे संबोधित किया जाता है। तो उस समय देखेंगे उत्तर भारत में तो ग्राम समुदाय के भीतर विभिन्न जाति परिवारों के बीच एक पारस्परिक कह सकते हैं सामाजिक या फिर एक आर्थिक व्यवस्था के रूप में, चूंकि अमीर व्यक्ति को ही एक तरीके से देखा जाए तो संबोधित करके पुकारा जाता था। अमीर व्यक्ति हो और ऊपर से थोड़ा सा, ठीक है, उसकी जाति यहाँ पे ऊंची होनी चाहिए थी। तो यही था, संस्कृत का एक शब्द है यजमान, उसी यजमान से इसको यहाँ पे लिया गया है। तो इसका हो जाएगा ए का 1। उसके बाद है यहाँ पे देखिए बारू बलूतेदार। बारू बलूतेदार, ये भी देखेंगे तो उस समय काफ़ी प्रायद्वीपीय भारत में प्रचलित थी, खासकर महाराष्ट्र के गांवों में प्रचलित थी। इसमें सेवक और दूसरे को यहाँ पे बोला जाता था बलूतेदार। बलूतेदार, तो बलूतेदारों के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, सेवक को यहाँ पे सेवा किया जाता था और बदले में सेवक इनको यहाँ पे मजदूरी देता था, इनकी मजदूरी या फिर कह सकते हैं कि अनाज देता था, और इसी को यहाँ पे बोला जाता था, ठीक है, बलूता कहा जाता था। बलूता कहा जाता था। तो श्रम से आप इसे जोड़ सकते हैं, तो इसका संबंध हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र से। उसके बाद है यहाँ पे मिरासी प्रणाली। देखिए मिरासी प्रणाली का संबंध हो जाएगा खासकर दक्षिण भारत से, खासकर देखेंगे तो तमिलनाडु के क्षेत्रों से हो जाएगा। इसमें कोई भी भूमि होता था तो पूरे के पूरे कह सकते हैं उस भूमि में समाज का इसमें कंट्रोल हुआ करता था। एक भूमि के टुकड़े में पूरे पूरे समाज का जब कंट्रोल होता था, ध्यान से आप लोग सुनते चलिए, तो जो भी इस भूमि से जो भी यहाँ पे फसल का प्रोडक्शन होता था, तो अब इस समाज में समझिए कि अगर कोई बकाया होता या फिर इस समाज में ढेर सारे लोग जुड़े हैं, तो ये फसलों को पूरी तरीके से क्या किया जाता था, तो बांट दिया जाता था। अब यही जो फसल का जो विभाजन कई हिस्सों में किया जाता था, उसी को बोला जाता था मिरासी प्रणाली। उसके बाद है यहाँ पे अदादे प्रणाली। अदादे प्रणाली में देखेंगे तो यहाँ पे यथासंभव होता है ना, जिसे हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप होता है तो बोला जाता है कि यथासंभव क्या करिए, दान करिए पुरोहितों को। तो ये धार्मिक गतिविधियों से संबंधित है। कर्नाटक में प्रणाली कुछ कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगी, आज भी चलती है। हालांकि देखा जाए तो उत्तर भारत में भी चलती है अदादे सिस्टम। जब भी कोई बड़ा शादी विवाह हो गया या फिर कोई भी बड़ा धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है, तो इस तरह की भाषा का आप लोगों ने प्रयोग करते हुए जरूर ही सुना होगा पुरोहितों को कि यथाशक्ति क्या करिए, आप दान करिए। तो दान को ही एक तरीके से अदादे के रूप में, ठीक है, कर्नाटक में संबोधित किया जाता था। तो यहाँ पे देखेंगे ए का 1 और बी का हो जाएगा 3। ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। यहाँ पे भी है, एक तरफ पुस्तक का लिस्ट दिया हुआ है और दूसरे तरफ यहाँ पे है लेखक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिए। नंबर 1 है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसके द्वारा लिखा गया है? इसको लिखा गया लाला लाजपत राय के द्वारा। 1908 में यह प्रकाशित हुई थी। दूसरा है यहाँ पे गीता रहस्य, बहुत फेमस, मेरे फेवरेट बुक में से एक, ठीक है, गीता रहस्य कह सकते हैं। 1915 में यह प्रकाशित हुई थी कर्मयोग शास्त्र के नाम से। कर्मयोग शास्त्र के नाम से। उसके बाद है सी अ नेशन इन मेकिंग। इसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया था और इसको प्रकाशित किया गया था 1988 में। पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा है, आत्मकथा। इंडियन विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा
एक्चुअली देखिए थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है, दोनों को मैंने स्वैप कर दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो बुक प्रकाशित हुई थी 1925 में, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बुक प्रकाशित हुई थी 1988 में, और इसमें पूरा का पूरा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी को बताया गया है। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4। ए का 3, बी का 4, ऐसा एक ही ऑप्शन है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया हुआ था? डिंडीगुल का नाम काफ़ी फेमस है यहाँ पे, जो कि मैसूर में, ठीक है, देखा जाए बाद में चल के मिला लिया गया था इसको, हैदर अली के द्वारा स्थापित किया गया था। डिंडीगुल अगर हम लोग डिंडीगुल किले की अगर बात करें तो 16वीं शताब्दी में देखेंगे तमिलनाडु के आसपास या फिर तमिलनाडु में मदुरै नायकर राजवंश के द्वारा स्थापित किया गया था। मदुरै नायकर राजवंश के द्वारा इसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था। आगे चल के 18वीं शताब्दी में यह किला मैसूर साम्राज्य के पास चला गया, खासकर उस समय वोडियार वंश हुआ करता था। वोडियार वंश देखेंगे तो कहीं न कहीं ये विजयनगर साम्राज्य से ही, ठीक है, आगे चल के निकला हुआ है। तो वोडियार वंश के अंतर्गत यहाँ पे चला गया था। बाद में यहीं पे हैदर अली ने पूरी तरीके से कंट्रोल किया। टीपू सुल्तान ने भी आगे चल के व्यवस्था बनाए रखी। इस किले का चूँकि सामरिक महत्व था हथियार वगैरह के लिए, ठीक है, जैसे कि आपको याद होगा कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के काफ़ी नज़दीक था, वो भी पूरा पूरा टेक्नोलॉजी पे विशेष बल दे रहा था। तो हथियार वगैरह, शस्त्रागार वगैरह, ठीक है, ऑलरेडी स्थापना हो चुका था। तो एक मॉडर्निटी के रूप में, ठीक है, पूरे पूरे नए नए हथियारों को बनाया जा रहा था। नेक्स्ट है यहाँ पे नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन को, ठीक है, अभिकथन, दूसरे को कारण। बताना है आपको कारण कथन की सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है। नंबर 1 है यहाँ पे, ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न भू राजस्व प्रणालियों को पेश किया। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल किया। इसने भारतीय किसानों में विभिन्न वर्गों का निर्माण किया। अब देखेंगे यहाँ पे वर्ग का मतलब क्या है। वर्ग का मतलब देखा जाए तो वही चीज़ है, अमीर या यहाँ पे देखा जाए गरीब। तो भारतीय किसान में क्या ऐसा कोई हुआ? वो तो जमींदार वर्ग यहाँ पे अमीर हुआ। किसानों में देखेंगे तो बहुत अधिक क्या आया, चेंजेज नहीं आया। चाहे हम लोग रैयतवाड़ी, महलवाड़ी या फिर अस्थाई बंदोबस्त की बात कर ले। इसीलिए कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। तो कुछ यहाँ पे भू राजस्व नीतियाँ हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। भू राजस्व जो नीतियाँ हैं, जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त जिसको कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में यहाँ पे लागू किया गया था। इसमें पूरा पूरा जो क्षेत्र था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ध्यान रखिएगा, उत्तरी मद्रास की तरफ यहीं लगा था, वाराणसी की तरफ यहीं अस्थाई बंदोबस्त लगा हुआ था। दूसरा जो है यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था इसको लगाया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा। थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास, बॉम्बे, असम, कुर्ग वाले कुछ हिस्सों में। और इसके अलावा हो जाएगा महलवाड़ी। महलवाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी के द्वारा। होल्ट मैकेंजी के द्वारा लगभग देखा जाए 1822 के आसपास पंजाब, अवध, आगरा, उड़ीसा, मध्य प्रांत, इन सारे क्षेत्रों में यहाँ पे लगाया गया था। तो इससे देखेंगे तो किसानों में जो विभिन्न वर्गों का निर्माण किया, ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। जैसे किसान थे, बहुत अधिक अच्छी स्थिति यहाँ पे नहीं हुई किसानों की। निम्नलिखित पाठ पर विचार कीजिए। देख पा रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित कीजिए। फतवाए जहादारी है पृथ्वीराज रासो, किताब उल हिंद, तबकाते नासरी। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फतवाए जहादारी है पृथ्वीराज रासो, किताब उल हिंद, तबकाते नासरी। यहाँ पे देखते हैं, देखेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए
तो लिखा गया है किताब उल हिंद को यहाँ पे लिखा गया है, किताब उल हिंद को यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद से हो जाएगा पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के द्वारा 1235 के आसपास। और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा तबकात नासरी 1200, ठीक है, 60 के आसपास, ठीक है, मिनहाज सिराज के द्वारा लिखा गया है। और लास्ट में यहाँ पे हो जाएगा फतवा ए जहादारी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 3241। सबसे पहले किताबुल हिंद, उसके बाद हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, तबकात नासरी, उसके बाद फतवा ए जहादारी। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें से देखा जाए तो सारे के सारे बुक इम्पोर्टेंट है। इसे जो मिनहाजुज सिराज के द्वारा जो बुक लिखा गया तबकात नासरी फारसी में लिखा गया है, इस्लामी विश्व का विस्तृत वर्णन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। वहीं हम लोग बात करें पृथ्वीराज रासो की तो चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है, पृथ्वीराज थर्ड के जीवन पर आधारित है, ब्रज भाषा में इसको लिखा गया है। वर्ष 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर कब्जा किया तब गोलकुंडा का शासक कौन था? देखिए दक्षिण भारत, यही तो अंग्रेज का कब्र यही था दक्षिण भारत में आगे बेचारा, ठीक है, घोड़े से उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक दौड़ते दौड़ते बेचारा, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि मर गया। तो गोलकुंडा में कंट्रोल करना, खासकर दक्कन के सल्तनत पे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था औरंगजेब के लिए। और यही यहाँ पे बातें की जा रही है कि गोलकुंडा के किले पर कब्जा किया तब गोलकुंडा का शासक कौन था? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अबुल हसन कुतुब शाह। कुतुब शाही वंश का देखेंगे, कुतुब शाही वंश का 8वां और अंतिम शासक था, 8वां और अंतिम शासक था। औरंगजेब को, ठीक है, देखा जाए तो ये धोखे से ही ये इसमें जीत मिली, क्योंकि इसमें कुतुब शाही सेना की, कुतुब शाही वंश की सेना में ही एक कह सकते हैं कि एक धोखादार व्यक्ति था, जैसे प्लासी में हुआ था सिराजुद्दौला के साथ, वैसे ही इसमें हुआ। एक सेना अधिकारी था जिसका नाम था सरदाज खां, ठीक है, सरंदाज खां, सरंदाज खान, इसी ने विश्वासघात कर दिया जिसके वजह से औरंगजेब को यहाँ पे, ठीक है, विजय मिली। बात करते हैं हम लोग जब गोलकुंडा किला की, गोलकुंडा किला की, तो इसका जो निर्माण कराया गया था काकतीय राजवंश के द्वारा, काकतीय राजवंश के द्वारा। औरंगजेब की भी हम लोगों ने चर्चा किया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। औरंगजेब, फतवा ए आलमगीरी औरंगजेब के द्वारा ही फतवा ए आलमगीरी औरंगजेब के द्वारा ही संकलित किया गया था। इसके अलावा औरंगजेब ने ताजमहल के समान ही देखेंगे, ठीक है, तो इसने अपनी भी बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया। कमज़ोर ताजमहल इसको बोला जाता है। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा का निर्माण कराया। इसे ही यहाँ पे जिंदा पीर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? सही कथन को यहाँ पे बताना है। अकबर ने लड़के और लड़कियों की शादी की आयु तय करने की कोशिश की, जो बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। अकबर ने लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने की आज़ादी दी, न कि माता पिता के दबाव में। इसमें पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। देखा जाए तो दोनों ही उत्तर यहाँ पे ध्यान रखिएगा करेक्ट है, क्योंकि शादी की न्यूनतम आयु लड़कियों की यहाँ पे बढ़ाई गई थी, 14 वर्ष यहाँ पे की गई थी, और लड़कों के लिए यहाँ पे 16 वर्ष की गई थी, ध्यान रखिएगा। और अकबर ने लड़कियों को अपने मर्जी से शादी करने की आज़ादी दी, न कि माता पिता के दबाव में। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है, उन्हें स्वयं से अपना वर चुन सकते थे। इसके अलावा अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया, ध्यान रखिएगा, मोटिवेट नहीं किया, प्रोत्साहित नहीं किया। और अकबर ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। और
विधवा पुनर्विवाह को वैध करार दिया हुआ था, जिससे कि सोशल एक्सेप्टेंस यहाँ पे हो सके। यहाँ पे भी है सूची 1 का, ठीक है, सूची 2 के साथ यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ अधिकारी है और दूसरे तरफ यहाँ पे कर्तव्य दिया हुआ है। आइए देखते हैं हम लोग। नंबर 1 है यहाँ पे, देख पा रहे हैं, दीवाने तन। काफी इंटरेस्टिंग नाम है। दीवाने तन का काम क्या था? तो वेतन एवं जागीरों की देखभाल करने वाला संरक्षक हुआ करता था। दीवान जो शब्द है फारसी का शब्द है, दीवान साहब बोलते हैं हम लोग, फारसी का शब्द है, और दीवाने तन का संबंध हो जाएगा वेतन एवं जागीरों की देखभाल से। उसके बाद है यहाँ पे मुस्तरफी। वर्तमान में देखा जाए तो इसकी कंपेरिजन ऑडिटर से आप कर सकते हैं, जैसे कि आय व्यय की जो भी, ठीक है, जांच करता है, ऑडिट कराया जाता है, तो इसका करेक्ट लिंक हो जाएगा यहाँ पे 4, राज्य के आय व्यय की जांच करने के लिए। मुशरिफ का संबंध हो जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं, और नेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, मुशरिफ कार्यालय की देखभाल करने वाला ये होता था, सॉरी, मुशरिफ यहाँ पे, हाँ, कार्यालय की देखभाल करने वाला। और एक है यहाँ पे वाकिया नवीस। वाकिया नवीस समाचार कह सकते हैं कि लेखक था, जो कि राज्य की सारी खबरों से, माने राज्य की सारी खबरों को केंद्र को ये अवगत कराता था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। मुख्य घटना और फरमानों की एक उचित सूची बनाए रखने वाला वाकिया नवीस, ठीक है, वर्तमान में जैसे मीडिया करती है। तो करेक्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ए का 3 और बी का 4, ऐसा एक ही ऑप्शन है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देख पा रहे पूरा दिया हुआ है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दिया है अजमेर, बिल्कुल सही है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, बिल्कुल सही है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्ग, ये भी बिल्कुल सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया तो मुल्तान दिया है, देखिए कितना ऑड ऑप्शन है, ठीक है, जबकि शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध हो जाएगा यहाँ पे दिल्ली। निजामुद्दीन, ठीक है, उनका दरगाह भी बना हुआ निजामुद्दीन में, काफ़ी फेमस नाम है। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है, महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। देखा जाए तो वे भी सूफी संप्रदाय के चिश्ती सिलसिला से ताल्लुक़ रखते थे, चिश्ती सिलसिला से ताल्लुक़ रखते थे। और चिश्ती सिलसिला की स्थापना किया गया था, हम लोग बात कर रहे हैं पूरे विश्व में, अब्दुल चिश्ती के द्वारा, अब्दुल चिश्ती के द्वारा। वहीं भारत में इसकी स्थापना की गई थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अन्य शिष्य जैसे कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ही चिश्ती सिलसिला की शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए पूरे ठीक है, दिल्ली में आसपास के क्षेत्रों में एक्सपेंड करना शुरू किया। और कुतुब मीनार का नाम देखा जाए, ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इन्हीं के नाम पे यहाँ पे रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुगल काल की नहरें फिरोज शाह के रज बवाह को पुनर्निर्मित करके यहाँ पे बनाई गई थी? यहाँ पे है दिया है शेखनूनी, साहब नहर, नहरे बहिश्त, नहरे अगरा। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले रजबवाह का मतलब समझ लीजिए। देखिए रजबवाह का मतलब था कि यमुना से निकली नहर, यमुना से जो भी नहर निकलती थी उसी को बोला जाता था, ठीक है, रजबवाह या रजबवाह भी बोला जाता था। अब इसमें जो फिरोज शाह के द्वारा, ठीक है, पुनर्निर्मित करके बनाई थी उस नहर का नाम है साहब नहर। साहब नहर का निर्माण फिरोज शाह के रजबवाह को बहाल करके किया गया था। इसके साथ देखेंगे तो 7 अन्य, ठीक है, नहरें भी पूरा निकाली गई थी, पूरा मुंडी से लेके, मुंडी का जो क्षेत्र है मैंने बताया हुआ था आप लोगों को, ठीक है,
मुंडी से लेकर पूरा पूरा हांसी तक, ठीक है, इन सारे क्षेत्रों में यमुना के पानी को सहायक नदी के तौर पे निकाल के यहाँ पे, ठीक है, बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन किताब-ए नौरस पुस्तक का लेखक था? किताब-ए नौरस, इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह, इसके बाद है यहाँ पे अकबर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड देखेंगे तो किताब-ए नौरस पुस्तक इसी के द्वारा यहाँ पे लिखा गया था। और बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने 9 रसों की पुस्तक, 9 रसों की पुस्तक किताब-ए नौरस काव्य की रचना में किया हुआ है। और जैसे 9 रस दिया है ना, तो रस का संबंध किससे हो जाएगा? यहाँ पे राग से हो जाएगा, तो राग को भी यह इंगित करता है। इसके अलावा ये शासक पूरी तरीके से देखा जाए तो संगीत के प्रति समर्पित था, खुद एक ध्रुपद गायक में और तंबूर, ठीक है, वाद्य यंत्र बजाने वालों में से था। तो नाम याद रखिएगा, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है यहाँ पे जातीय समूह और दूसरे तरफ यहाँ पे दिया हुआ है देश। जैसे हम लोग यहूदी की बात करते हैं तो यहूदी को वर्तमान में आपको बड़े संख्या में कहाँ मिलेंगे देखने के लिए? इजराइल में। इसके बाद है यहाँ पे टेडा, टेडा जिसे टोडा भी बोला जाता है। इसके अलावा, ठीक है, टोडा, टूडा, टूडागा भी बोला जाता है पूर्वी और मध्य, ठीक है, सहारा के क्षेत्रों में। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मध्य सहारा, चाद, नाइजर, लीबिया, ठीक है, तो यहाँ पे लीबिया दिया हुआ है। उसके बाद है बेजा लोग। बेजा जो लोग हैं देखिए सूडान, मिस्र के साइड, इरिट्रिया के साइड। और लूर लोग यहाँ पे रहता है ईरान में। ईरान में, ठीक है, ल्यूरिस्ट लोग हैं जो मुख्य रूप से देखा जाए तो पश्चिम और दक्षिण पश्चिम ईरान में रहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए का 4, बी का 3। ए का 4, बी का 3, ऐसा एक ही ऑप्शन है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी।